हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और जैसा कि हम लोग गेट लाइफ साइंसेस का सेशन कर रहे थे और इसमें हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब पूरा कर लिया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे बताया कि उनका रिक्वेस्ट है कि सर आप माइक्रोबायोलॉजी पर रिमेनिंग जो टॉपिक है उसको आप जो बचा हुआ है उसको कंप्लीट कर दीजिए। तो आज से हम लोग माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इस पर ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियोस बना दिया है माइक्रोबायोलॉजी गेट लाइफ साइंसेस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आज जो हम लोग इस आज के सेशन में शुरू कर रहे हैं वो है माइक्रोबियल ग्रोथ। और यहाँ पर थोड़ा हम लोग बात करेंगे कि बैच कल्चर क्या होता है। इससे कुछ क्वेश्चंस आते हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेस्ड, तो वो सब हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। बैच कल्चर और कंटिन्यूअस कल्चर, मोस्टली यहाँ पर मैं इसके बारे में बात करूँगा। तो देखिए, माइक्रोबियल ग्रोथ यानी बैक्टीरियल ग्रोथ की बात हो रही है यहाँ पर। और बैक्टीरियल ग्रोथ जो होता है वो बेसिकली माइटोसिस से होता है, बाइनरी फिशन। इट इज़ नॉट एग्जैक्टली माइटोसिस, इट इज़ ए बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन में एक सेल से दो सेल डिवाइड करते हैं इस तरीके से, और फिर 2 से 4 होंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पर यही समझना है कि ये जो बाइनरी फिशन हो रहा है इस पर अगर एक कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन क्या बन जाता है कि कितना यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स होगा अगर एक सेल से स्टार्ट करें तो आफ्टर सेवरल राउंड ऑफ जनरेशन। तो ये जो फर्स्ट सेल स्टार्ट हुआ ये मदर सेल हुए, और ये सब जितने भी हैं लास्ट में जो बना वो सब डॉटर सेल हो गए, डॉटर सेल्स। तो यहाँ पर कितना राउंड ऑफ सेल डिवीज़न हुआ? एक फर्स्ट ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और थर्ड के बाद में टोटल नंबर ऑफ जो सेल्स बने वो 8 है। तो यहाँ पर एक जनरल फार्मूला ये आता है इससे बेस्ट क्वेश्चन कि हम लोग क्या NT इज इक्वल टू N0 इंटू 2 टू द पावर n, ये फार्मूला बहुत कॉमनली इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है आपका। तो ये है क्या? ये है नंबर ऑफ सेल आफ्टर टाइम t, और यहाँ पर इनिशियल नंबर ऑफ ये फाइनल नंबर सेल है, और N0 क्या है? इसको हम लोग बोलेंगे NT, फाइनल नंबर ऑफ सेल, और N0 क्या है? इनिशियल नंबर ऑफ सेल। जब कितने सेल से स्टार्ट किया, जैसे यहाँ पर ये एक सेल से स्टार्ट किया और फाइनली कितने बना? 8। तो ये 8 जो है फाइनल नंबर है, और ये N0 इनिशियल नंबर है व्हेन t इज इक्वल टू 0, जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। और n क्या है? n इज ए नंबर ऑफ जनरेशन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जनरेशन कितना है? n एक जनरेशन, ये नंबर ऑफ जनरेशन का मतलब एक कितना बार डिवाइड किया, तो ये 1 बार, 2 बार और 3 बार। तो आफ्टर 3 राउंड ऑफ सेल डिवीजन टोटल नंबर ऑफ सेल्स क्या आ जाएंगे? तो ये इनिशियल होगा 1, और 3 बार डिवाइड किया तो 2 टू द पावर 3, ये तो टोटल हो गया 8। तो आफ्टर 3 राउंड ऑफ सेल डिवीजन और 3 जनरेशन टोटल नंबर ऑफ सेल विल बी 8। ये तो इजी है कि यहाँ पर तीनों तो इस तरह से कर लिया। अगर 10 रहता तो कैसे करते? 10 बार थोड़े ऐसे करते, तब यहाँ पे जनरली ये फार्मूला पुट करते कि अगर सपोज एक सेल स्टार्ट हुआ एक सेल से और 10 राउंड ऑफ सेल साइकिल हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है, और वो भी बाइनरी फिशन से, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? तब यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं NT इज इक्वल टू 1 इनिशियल नंबर ऑफ सेल 2 टू द पावर 10। तो इसकी वैल्यू भी याद रखनी है कि 2 टू द पावर 10 होता है 1024, अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर 3000 सेल्स। तो ये कैलकुलेशन के लिए ईजी हो जाता है थोड़ा। अच्छा, यहाँ पर अगर इसका दूसरा इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है कि अगर सपोज इनिशियल नंबर ऑफ सेल्स, यहाँ पर तो ठीक था, अगर 1 है तो ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर इनिशियल नंबर ऑफ सेल्स 10 टू द पावर 3 हो, इनिशियल नंबर ऑफ सेल्स ही 10 टू पावर 3 हो, और ये ई कोलाई है या बैक्टीरिया है जो बाइनरी फिशन कर रहा है, और अब पूछे कि आफ्टर 10 जनरेशन टोटल नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगे, तो फिर से वही फार्मूला लगाएंगे NT इज इक्वल टू N0 इंटू 2 टू द पावर n। यहाँ इनिशियल नंबर ऑफ सेल्स कितने हो जाएंगे? 10 टू द पावर 3, और यहाँ पर कितना जनरेशन हो रहा है? यहाँ पर 10। तो ये वाला हम लोग ने पहले ही कर लिया कि इसका कैलकुलेशन 10 टू द पावर 3, और इसका वैल्यू 24 जो अप्रॉक्सीमेटली 10 टू द पावर 3 होगा, यानी ये हो जाएगा 10 टू द पावर 6, ये आंसर होगा। तो इनिशियल नंबर ऑफ सेल्स हमेशा एक नहीं रहेंगे, हो सकता है वो वेरी करे, तो ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, इससे बहुत सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व हो जाएंगे। ये
बैक्टीरिया पर इजीली अप्लाई होगा इस जगह पर। अब आ रहे हैं कि ये जब हो गया तो अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि टाइप ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ जो हम लोगों ने देखा, बैच कल्चर क्या होता है और कंटिन्यूस कल्चर क्या होता है, उस पर बात करते हैं। ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया रिक्वायर्ड मेटाबॉलिक प्रोसेस। अब वो मेटाबॉलिक प्रोसेस बेसिकली एनाबॉलिक भी हो सकता है और कैटाबॉलिक भी हो सकता है। कुछ ब्रेक डाउन करेंगे जिससे एटीपी का जनरेशन होगा और ये एटीपी जो बना उसको यूज़ करके कोई यहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस की जाएगी या डीएनए का रेप्लिकेशन किया जाएगा। अब आ रहे हैं यहाँ पर जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है वो दो तरीके से हो सकता है। एक हो सकता है बैच कल्चर और एक हो सकता है कंटिन्यूअस कल्चर। इसको थोड़ा समझें। पहले हम लोग बैच कल्चर के बारे में सब बात करते हैं। बैच कल्चर वो कल्चर है जो कि एक क्लोज सिस्टम में होगा। ये क्लोज सिस्टम में होगा क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, एक फ्लास्क, पहले से क्लोज्ड फ्लास्क, ये एक फ्लास्क ले लेते हैं, इसमें फिक्स अमाउंट ऑफ हम लोग न्यूट्रिएंट पहले से डाल देते हैं। इसके अंदर पहले से एक फिक्स अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट डाल दिया और उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने कुछ इनोकुलम डाला जिसको हम लोग बोलते हैं बैक्टीरिया कल्चर डाला, इनोकुलम। और अब इसके बाद में इसको सील कर दिया। सील मतलब यहाँ पे कॉटन प्लग लगा दिया अगर एरोबिक कंडीशन है, और अगर एनएरोबिक कंडीशन है तो इसको कम्प्लीटली सील कर देंगे। अब यहाँ पर इसके ग्रोथ को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर मीडियम हम लोगों ने एक बार डाला और अब उसके बाद में पूरा का पूरा यहाँ पर ग्रोथ पैटर्न को एनालाइज करेंगे। तो यहाँ पर कंडीशन फिक्स्ड है, बार बार हम लोग चेंज नहीं करेंगे, इसलिए इसको बोलते हैं क्लोज सिस्टम। ये जनरली स्मॉल स्केल पर होता है, ये लार्ज स्केल पर नहीं होगा, स्मॉल स्केल पर होगा। जनरली हम लोग रिसर्च पर्पस के लिए करते हैं। अब यहाँ पर ये बैक्टीरिया स्टार्ट करेगा ग्रोथ, और ग्रोथ स्टार्ट करने के बाद में ये एक स्पेसिफिक ग्रोथ पैटर्न शो करेगा। तो अभी यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ सेल्स को एक तरफ रख रहे हैं वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे हम लोग टाइम को रख रहे हैं, और नंबर ऑफ सेल्स धीरे धीरे क्या होगा, इंक्रीज करेगा यहाँ पर। तो इनिशियल कुछ होगा नंबर ऑफ सेल्स, यहाँ पर कुछ इनिशियल नंबर ऑफ सेल्स होंगे। जीरो तो नहीं होगा क्योंकि हम लोग जीरो डाल देंगे तो यहाँ तो बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी। हम लोग ने कुछ सेल्स डाला, वो 10 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ होंगे, लेकिन जीरो नहीं होगा। अब उसके बाद जैसे जैसे आगे जाएंगे ग्रोथ पैटर्न कुछ ऐसा फॉलो करेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज और फोर्थ फेज, ये 4 तरह का पैटर्न मिलेगा। या फिर नंबर ऑफ सेल्स की जगह पर हम लोग इसको ऑप्टिकल डेंसिटी भी मेजर कर सकते हैं। लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी के साथ में सर्टेन डिमेरिट्स हैं कि यहाँ पर ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के ऊपर काम करेगा, यानी जितना सेल की डेंसिटी होगी वो उतना रीडिंग देगा। लेकिन जब सेल की डेथ हो जाती है तब भी वो सेल वहीं पड़े रहेंगे और वो ऑप्टिकल डेंसिटी इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग ग्रोथ पैटर्न को स्टडी करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट है कि नंबर ऑफ सेल्स को लिया जाए, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स लाइव सेल्स को सिर्फ दिखाएगा, ये डेड सेल को नहीं दिखाएगा। लेकिन ऑप्टिकल डेंसिटी में लाइव सेल्स प्लस डेड सेल्स दोनों आ जाएंगे। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर जनरली प्रेफर है नॉन नंबर ऑफ सेल्स, लेकिन नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज़्यादा हम लोग को काउंट करने में दिक्कत होगा और प्लॉट करने में भी, क्योंकि इनिशियल तो जब 10 है तब तो ठीक है, लेकिन 10 टू द पावर 6 हो जाएगा या 10 टू द पावर 8 हो जाएगा, तब फिर कैसे इसको प्लॉट करेंगे इसके ऊपर। तो अच्छा है कि इस तरह से जब रहे तो हम लोग उसको लॉग में ले लें, यानी y को हम लोग y एक्सिस पर लॉग की वैल्यू ले लें। अगर नंबर ऑफ सेल्स कर रहे हैं तब, ऑप्टिकल डेंसिटी में तब नहीं करने की ज़रूरत है। तो जैसे अगर 10 है इनिशियल नंबर ऑफ सेल्स तो लॉग 10 का वैल्यू होगा 1, और अगर 10 पावर 6 है तो 10 पावर 6 का लॉग का वैल्यू हो जाएगी 6, और ये वाला 10 पावर 8 का होगा 8। तो ये सही है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। तो y एक्सिस पे जनरली हम लोग क्या ले लेते हैं फिर, लॉगरिथमिक, लॉग वैल्यू ऑफ सेल नंबर। होप सो ये समझा। तो इस तरह के ग्राफ जहाँ पर y एक्सिस में सिर्फ लॉग ले रहे हैं और x एक्सिस में टाइम में हम लोग आवर ले सकते हैं, इस तरह का प्लॉट कर रहे हैं, ये लॉग नहीं है। तो इस तरह के ग्राफ को हम लोग बोलते हैं सेमी लॉगरिथमिक ग्राफ। इस तरह ग्राफ को हम लोग क्या बोलेंगे, सेमी लॉगरिथमिक ग्राफ। अब ये क्यों सेमी लॉगरिथमिक ग्राफ बोला, क्योंकि एक तरफ में सिर्फ ग्राफ लॉग है, दूसरे में लॉग नहीं है, तो हाफ एक ही तरफ है, इसलिए सेमी, हाफ सिर्फ एक साइड में है, दूसरे साइड में नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं सेमी लॉगरिथमिक ग्राफ। होप सो समझा। अब आ रहे हैं
कि जो पहला फेज होगा उस फेज के बारे में थोड़ा समझें। पहला फेज है जो फेज 1, उसको हम लोग बोलते हैं लैग फेज। लैग फेज, लैग फेज क्योंकि ये लैगिंग बिहाइंड है, इसको हम लोग इसीलिए इसका नाम पड़ गया लैग फेज, लैगिंग बिहाइंड। ये पिछड़ रहा है, टाइम तो आगे बढ़ रहा है लेकिन सेल की ग्रोथ नहीं हो रही, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं लैग फेज। ये पिछड़ रहा है, लैगिंग बिहाइंड। अब यहाँ पर क्यों सेल की ग्रोथ नहीं हो रही? सेल की ग्रोथ नहीं होगी, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर कि सेल नंबर विल नॉट इंक्रीज। अब क्यों नहीं इंक्रीज होगा इसके बारे में समझें। वो इसलिए कि सेल अभी जस्ट नया नया इस न्यू इन्वायरमेंट में आया है, तो वो उसको एडजस्ट होने में टाइम लग रहा है। तो इट्स ए कॉल्ड सेल एक्लेमेटाइजेशन। एक्लेमेटाइजेशन, तो सेल एक्लेमेटाइजेशन का मतलब क्या है? एडजस्टमेंट टू न्यू इन्वायरमेंट। अब न्यू इन्वायरमेंट अपने प्रीवियस इन्वायरमेंट से जितना ज़्यादा डिफर करेगा, एडजस्टमेंट टाइम उतना ज़्यादा होगा, यानी लैग फेज उतना ज़्यादा होगा। यानी एक बात ये समझ में आई कि लैग फेज में सेल डिवाइड नहीं करेगा और लैग फेज वेरिएबल हो सकता है, ये वेरिएबल हो सकता है, यानी ये सम टाइम में ज़ीरो भी हो सकता है और सम टाइम में मीडियम हो सकता है, मीडियम टाइम का, और बहुत में हो सकता है कि लॉन्ग टाइम पीरियड हो। ये वेरिएबल है। तो ज़ीरो कब होगा, लॉन्ग टाइम कब होगा और मीडियम कब होगा, इसको समझते हैं। ज़ीरो तब होगा जब जो इनोकुलम डाला है, जो प्रीवियस इनोकुलम, जैसे कि यहाँ पर बैक्टीरिया मैंने डाला, 1-2 बैक्टीरिया यहाँ डाला, तो ये तो पहले किसी मीडियम में होगा और अब ये नया मीडियम में डाल रहा हूँ। क्या पहले वाला और अभी वाला मीडियम आइडेंटिकल है? जैसे अगर मैंने इनोकुलम को लिया, ये पहले से एक बैच कल्चर में कुछ बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे और यहाँ पर जो मीडियम था वो ग्लूकोज था, ग्लूकोज मीडियम, समझाने के लिए बता रहा हूँ। अब दूसरा मैंने एक यहाँ पर फ्लास्क लिया और इसमें भी मैंने ग्लूकोज ही लिया, ग्लूकोज मीडियम, और इससे कुछ बैक्टीरिया को लेकर, इसके कुछ बैक्टीरिया को लेकर यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये ग्लूकोज मीडियम सेम है, सिर्फ फ्लास्क चेंज किया है, तो इसका मतलब है कि आइडेंटिकल मीडियम है। तो इंजाइम जो चाहिए इस ग्लूकोज को यूटिलाइज करने के लिए वो इसमें से पहले से बने हुए हैं, तो दोनों का आइडेंटिकल मीडियम है, तो यहाँ पर लैग फेज 0 हो जाएगा। तो अगर आइडेंटिकल मीडियम में है तो यहाँ पर लैग फेज 0 रहेगा। ये क्वेश्चन पूछता है कि लैग फेज 0 कब होगा। अच्छा, अब आते हैं लॉन्ग फेज कब होगा, लॉन्गेस्ट टाइम। अगर मैंने ग्लूकोज से इनोकुलम लिया और यहाँ पर मैंने प्रोटीन ले लिया, यहाँ पर इस जगह पर अब ग्रोथ मीडियम प्रोटीन ले लिया, या फिर मैंने लिपिड ले लिया, इस तरीके से कार्बन सोर्स, और अब मैं या एमाइनो एसिड ले लिया, ये तो बिल्कुल अलग है, ग्लूकोज यहाँ और यहाँ एमाइनो एसिड है। तो यहाँ से जब बैक्टीरिया को यहाँ से लेकर इसके अंदर डाला तो इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि बनाया था इसने ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन के लिए एंजाइम और ट्रांसपोर्टर, लेकिन यहाँ मीडियम में प्रोटीन है, तो प्रोटीन ट्रांसपोर्टर चाहिए प्रोटीन को बाहर से अंदर लेने के लिए, और उनको डिग्रेड करने के लिए वो एंजाइम को सिंथेसिस करेगा। इसका मतलब है mRNA का सिंथेसिस होगा, न्यू mRNA बनेंगे, और न्यू mRNA के बाद में न्यू एंजाइम बनेगा, और ये एंजाइम अब प्रोटीन को यूटिलाइज करेगा एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, और तब यहाँ पर सेल डिवीजन स्टार्ट होगा। तो होप सो समझा कि ये प्रीवियस वाला ग्लूकोज और न्यू वाला एकदम टोटली डिफरेंट। तो अगर यहाँ पर नॉन आइडेंटिकल मीडियम हो जाए, नेक्स्ट वाला मीडियम प्रीवियस वाले से बिल्कुल अलग, तो ये लॉन्गेस्ट। और मीडियम होगा कि अगर यहाँ ग्लूकोज है और ग्लूकोज से मिलता जुलता मैं डाल दूँ, मिलता जुलता क्या होगा, जैसे सपोज मैंने यहाँ डाल दिया फ्रक्टोज, फ्रक्टोज ग्लूकोज से मिलता जुलता है, आइसोमेरिक फॉर्म है, तो यहाँ पर मैंने क्या डाल दिया, फ्रक्टोज, सपोज ये फ्रक्टोज है। या यहाँ पर ग्लूकोज का एपीमरिक होगा, गैलेक्टोज डाल दूँ, ये एपीमर है, या फिर मैनोज, ये बिल्कुल मिलता जुलता है, तो यहाँ पर ये मीडियम हो जाएगा कि एक ही एक्स्ट्रा एंजाइम बनाना होगा। यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम बनाने पड़ेंगे, यहाँ बिल्कुल कोई एंजाइम बनाने की जरूरत है, और यहाँ पर ये 1 या 2 एंजाइम बनाना पड़ेगा।
एक ट्रांसपोर्टर बनाएगा और दूसरा एक एंजाइम को जिसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दे, तो ये मीडियम टाइम लेगा। ये समवॉट सिमिलर टू प्रीवियस इन्वायरमेंट या मीडियम। होप सो ये समझा, ठीक है। तो ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट समझना है। तो लैग फेज में हमेशा जो dx/dt, अब ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन समझना है, dx/dt 0 होगा। dx/dt का मतलब क्या है? dx/dt का मतलब होता है यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ सेल मास, यानी सेल मास कह लें या सेल नंबर कह लें, यानी x मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ सेल मास से। तो सेल मास चेंज नहीं करेगा क्योंकि जितना डाला उतना ही है, तो यहाँ पर सेल मास 0 रहेगा क्योंकि सेल की ग्रोथ नहीं हो रही है। तो ये फेज, फर्स्ट फेज हो गया। होप सो ये क्लियर है। तो कब नहीं होगा लैग फेज, ये भी क्लियर है। अब आ रहे हैं सेकेंड फेज। सेकेंड फेज सबसे इंटरेस्टिंग फेज है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फेज या फिर लॉग फेज। अब इसको एक्सपोनेंशियल फेज या लॉग फेज, लॉग मतलब लॉगरिथम, यहाँ पर बहुत ही फास्ट ग्रोथ होगा। फास्ट ग्रोथ इतना तेजी से होगा कि इसको एक्सपोनेंशियल यानी लॉग फेज, दो अगर एक सेल है तो 1 से 2 होंगे, 2 से 4 होगा, 4 से 8 हो जाएगा। यानी यहाँ पर वो फॉर्मूला अप्लाई होगा जो मैंने सबसे पहले डिस्कस किया, यानी NT = N0 × 2⁴n। ये फार्मूला अप्लाई होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है ये भी इंक्रीज कर रहा है। तो ये है सेकंड फेज। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है, टाइम मैंने इतना इंक्रीज किया तो सेल की ग्रोथ भी इतनी ज़्यादा हो गई। तो ये तो ग्राफ बहुत सडनली ऊपर गया, इसका मतलब ये लॉग फेज है, एक्सपोनेंशियल फेज है, यहाँ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होगा। तो यहाँ पर एक तो ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, NT = N0 × 2⁴n, वेयर n इज नंबर ऑफ जनरेशन। अच्छा, सम टाइम यहाँ पर नंबर ऑफ जनरेशन नहीं दिया रहता है, तो उस केस में क्या करेंगे, नंबर ऑफ जनरेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? टोटल टाइम डिवाइड बाय जनरेशन टाइम, और जनरेशन टाइम का दूसरा मतलब होता है डुप्लीकेशन टाइम या डबलिंग टाइम। मतलब एक सेल से 2 सेल बनने में कितना टाइम लगा। तो जनरली आपको कुछ डेटा को याद रखना है। ई कोलाई के तो बारे में याद रखना है, ई कोलाई का 20 मिनट होता है, 20 मिनट। तो अब मैं अगर सपोज यहाँ पर एक क्वेश्चन दूँ कि इनिशियल नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ ई कोलाई सेल इज 10, और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ सेल आफ्टर 1 आवर में बताना है, एज्यूमिंग डुप्लीकेशन टाइम या जनरेशन टाइम इज 20 मिनट। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ NT = N0 × 2⁴n लगाएंगे। तो NT तो ठीक है, फाइंड आउट करना है, N0 मुझे मालूम है 10 है, तो ये 10 लगा देंगे, और 2⁴n, n इज नंबर ऑफ जनरेशन, लेकिन नंबर ऑफ जनरेशन तो यहाँ दिया बनी है। तो नंबर ऑफ जनरेशन कैसे निकालेंगे? टोटल टाइम, ये टोटल टाइम दिया हुआ 1 घंटे तक ग्रो कराया, तो 1 आवर डिवाइड बाई 20 मिनट, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो यहाँ पर 20 मिनट को कर देंगे डिवाइड, तो ये 1 आवर है, ये 20 मिनट है, तो इसको हम लोग आवर में से मिनट में कन्वर्ट कर देंगे, यानी 60 मिनट डिवाइड बाई 20 मिनट। तो ये वैल्यू कैंसिल, ये वाला हो जाएगा 3, यानी 3 जनरेशन होगा। 20 मिनट के अगर डुप्लीकेशन टाइम है तो 1 घंटे में 3 बार डिवाइड करेगा, तो यहाँ पर अब 3 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा 8 × 10, यानी 80 सेल्स फॉर्म करेंगे। होप सो ये समझा, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है। अब आ रहे हैं कि यहाँ पर मोस्टली हम लोग जो स्टडी करते हैं एक्सपोनेंशियल फेज में ही करते हैं, सारे एक्सपेरिमेंट हम लोग एक्सपोनेंशियल फेज में ही करते हैं। अब रीज़न क्या है? यहाँ पर मैक्सिमम ग्रोथ होगा, इससे पहले वाले में मैक्सिमम ग्रोथ नहीं हो रहा था, यहाँ मैक्सिमम ग्रोथ होगा। क्यों? क्योंकि सेल यहाँ फेवरेबल कंडीशन में है, इससे पहले वो खुद स्ट्रेस कंडीशन में है, अभी नया न्यू इन्वायरमेंट में आया, तो वहाँ हम लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करते। हम लोग सारा एक्सपेरिमेंटल स्टडी इसी में, या रिसर्च वाला जो भी है, हम लोग इसी में स्टडी करते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स बहुत फास्ट इंक्रीज कर रहा है,
तो यहाँ पर dx/dt 0 नहीं होगा। अब इसको क्या लिखेंगे, म्यू इंटू एक्स। अब ये x क्या है, ये एक वैल्यू को समझना है। तो यहाँ dx/dt तो मुझे मालूम है कि क्या है, ये तो रेट ऑफ सेल मास, ठीक है। और म्यू क्या होता है, म्यू होता है स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। अब ये नया टर्म आया, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, किस रेट से ग्रो कर रहा है, और इसका यूनिट क्या होता है, 1/टाइम, इनवर्स ऑफ टाइम, टाइम -1। जैसे रेट कांस्टेंट हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में केमिस्ट्री में पढ़ते थे, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है टाइम माइनस, तो यानी ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो कर रहेगा। तो यहाँ पर ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करता है या सेकेंड ऑर्डर। तो बैक्टीरियल ग्रोथ हमेशा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करते हैं, क्योंकि ये सबस्ट्रेट पर डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है। अभी हम लोग उसके ऊपर आएंगे। अब ये x क्या है, ये x है इनिशियल नंबर ऑफ सेल मास लिया, सेल के नंबर पर डिपेंड करेगा, ज़्यादा सेल हो तो सेल का मास भी ज़्यादा होगा। तो dx/dt इज इक्वल टू म्यू इंटू एक्स। अब ये एक्सपोनेंशियल फेज पे ही अप्लाई होता है। अब देखिए इसको क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, देखिए dx/x को इधर ले लिया और म्यू इंटू dt को इधर ले लिया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दिया। यहाँ पर x इज इक्वल टू एक्स नॉट लिया, इनिशियल नंबर ऑफ सेल, और x इज इक्वल टू xt, फाइनल नंबर ऑफ सेल्स, t इज इक्वल टू 0 and t is equal to t. When t is equal to 0, initial number of cell was x naught. When t is equal to t, मतलब at the end of experiment, final number will be xt. तो अब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये वाला क्या बनेगा, log xt डिवाइड बाई x नॉट, ये आएगा डायरेक्ट। म्यू कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और यहाँ t -0, ठीक है, क्योंकि t की वैल्यू 0 रखेंगे, यहाँ पे t रखेंगे। तो अब ये वैल्यू तो खत्म हो गया, तो ये वाला क्या आएगा, log x/xt इज इक्वल टू म्यू इंटू टी। अब यहाँ पर log x, ये t आएगा, xt माइनस log x नॉट, ये वाला नीचे की तरफ आएगा x नॉट, तो ये x नॉट इंटू म्यू टी। तो एक फॉर्मूला तो ये हो गया, या इसको ऐसे भी और एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, xt इज इक्वल टू म्यू टी प्लस log x नॉट, ये एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। दूसरा एक फॉर्मूला हो गया, तो यहाँ अभी तक दो फॉर्मूला हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पर इसको एक चीज़ और कर सकते हैं कि अगर मुझे डुप्लीकेशन टाइम, डबलिंग टाइम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो डबलिंग टाइम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी बैक्टीरिया का पूछे डबलिंग टाइम क्या है, तो आप NT/N0 की वैल्यू क्या हो जाए, 2, यानी इसको दूसरे तरीके से XT/X0 इज इक्वल टू 2। डबलिंग टाइम तो यही होगा ना कि एक सेल से दो सेल कन्वर्ट कर जाए, तो एक सेल है और यहाँ दो सेल है, तो दोनों का जब रेशियो लेंगे, ये फाइनल सेल नंबर ऑफ और ये इनिशियल है, तो 2 डिवाइड बाई 1, ये वैल्यू 2 आएगा। तो यहाँ पर ये 2 क्या यहाँ रख सकते हैं डायरेक्टली, तो जब इसको यहाँ पर रखेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगा, ये वैल्यू यहाँ आप दिखा रहा हूँ कि इस पर 2 रख दिया, तो ये वैल्यू म्यू इंटू टी, ठीक है। और ये log 2 की वैल्यू आती है 0.693 और म्यू इंटू टी। तो जब टी इस तरह से लिखेंगे तब इसको टी को क्या लिखेंगे हम लोग, डबलिंग टाइम, कितने में ये डबल हो रहा है, ठीक है। तो टी डबलिंग, ये ऐसे रिप्रेजेंट करें, तो टी डबलिंग कैसे होगा फाइनली, 0.693 डिवाइड बाई म्यू, और म्यू क्या है, ये है स्पेसिफिक ग्रोथ रेट। तो ये एक नेक्स्ट फार्मूला बन गया कि अगर डबलिंग टाइम मुझे दिया हुआ है, म्यू की वैल्यू दी हुई है, तो मैं डायरेक्टली इस फार्मूला से यहाँ पर कैलकुलेट कर लूँगा, ठीक। तो ये कुछ फार्मूला को आपको याद रखना है। अब आ रहे हैं यहाँ पर नेक्स्ट, अब आ रहे हैं थर्ड स्टेज। तो अब थर्ड स्टेज पे आ रहे हैं। थर्ड स्टेज पे देख रहे हो नंबर ऑफ सेल्स मैक्सिमम रीच कर गया और उसके बाद प्लेटू आ गया, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी फेज, थर्ड फेज, इसको हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज का मतलब है कि नंबर ऑफ सेल रीच टू मैक्सिमम एंड रिमेन कांस्टेंट
तो ये यहाँ पर कांस्टेंट है। तो बहुत सारे कंडीशन में यहाँ पर हम लोग कांस्टेंट हो गया, तो यानी अब ये सेल की ग्रोथ यहाँ पर फिक्स्ड हो गई, सेल ग्रोथ फिक्स्ड, सेल मास फिक्स्ड। अब ये सवाल उठता है कि अब ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है, कंटिन्यूस ग्रोथ होना चाहिए। तो कुछ रीज़न है। पहला, न्यूट्रिएंट इज बिकम ए लिमिटिंग फैक्टर। कितना सपोर्ट ग्रोथ, न्यूट्रिएंट एक फिक्स अमाउंट में मैंने डाला हुआ है, तो कुछ एक लिमिट तक पहुंच गया सेल, और अब वहाँ पे न्यूट्रिएंट लिमिटिंग हो गया, तो अब ये अब ग्रोथ नहीं हो रहा है। ठीक है, न्यूट्रिएंट बिकम लिमिटिंग। दूसरा, स्पेस इज लिमिटिंग, स्पेस का लिमिटेशन हो गया। तीसरा, टॉक्सिक प्रोडक्ट इज एक्यूमुलेटिंग। बहुत सारे सेल्स जैसे जैसे ग्रो करेंगे टॉक्सिक प्रोडक्शन इंक्रीज करेगा, तो इज मैक्सिमम। तो ये सब कुछ रीज़न है जिसकी वजह से सेल की ग्रोथ अब कांस्टेंट हो गई। यानी अब सेल का डेथ क्या हो रहा है, सेल डेथ भी हो रहा है और सेल की ग्रोथ हो रही है। तो यानी जितना सेल डिवाइड करेगा, जितना सेल ग्रो कर रहा है, सेल की ग्रोथ, ये इक्वल हो गया सेल डेथ। तभी तो नेट चेंज जीरो हो जाएगा, तभी तो नेट चेंज जीरो हो जाएगा। जितना सेल ग्रो करेगा उतने ही डिवाइड करेगा। 10⁻6 सेल्स ग्रो किया, 10⁻6 सेल डिवाइड कर गया, तो नेट चेंज जीरो, यानी कांस्टेंट हो जाएगा। लेकिन इस केस में एक्सपोनेंशियल में क्या होगा, एक्सपोनेंशियल में सेल की ग्रोथ, सेल ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा, फार ग्रेटर देन सेल डेथ होगा डेथ, लेकिन डेथ का नंबर बहुत कम होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आना चाहिए। अब आ रहे हैं यहाँ पर कि जब सेल ग्रोथ और सेल डेथ अब इक्वल हो गया, तो यहाँ पर dx/dt फिर से क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अब कोई चेंज नहीं हो रहा है। रेट ऑफ सेल ग्रोथ या सेल मास इज ज़ीरो, कांस्टेंट। तो ये लैग फेज में भी था और ये स्टेशनरी फेज में भी होगा। ठीक है, रीज़न भी समझ में आ गया। अब आ रहे हैं नेक्स्ट फेज विच इज़ फोर्थ फेज। फोर्थ फेज क्या है देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये है फोर्थ फेज। अब ये डिक्लाइन कर रहा है, जैसे ये इंक्रीज कर रहा था, अब ये डिक्लाइन फेज है। तो फोर्थ को हम लोग डिक्लाइन फेज भी बोलते हैं, और डिक्लाइन फेज का दूसरा नाम है डेथ फेज। इसको हम लोग बोलते हैं डिक्लाइन फेज या डेथ फेज। यहाँ पर क्या होगा कि जो सेल ग्रोथ का नंबर फार लेस देन डेथ होगा, यानी डेथ रेट, डेथ का नंबर ज़्यादा होगा, डेथ ज़्यादा होगा और ग्रोथ कम हो जाएगा। ठीक है, ग्रोथ सेल मल्टीप्लाई कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली अब क्या होगा, नंबर ऑफ सेल डेथ इंक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ सेल कम होना शुरू हो जाएगा। इसलिए ये कांस्टेंट के बाद में नीचे की तरफ जाना शुरू करेंगे। ओके, तो यानी अब यहाँ पर dx/dt जो होगा ये ज़ीरो नहीं रहेगा, अब ये डिक्लाइन कर रहा है, तो डिक्लाइन को हम लोग लिखेंगे -d, ये डेथ रेट है, इनटू इनिशियल नंबर ऑफ सेल्स x। तो ये हो जाएगा, पहले एक्सपोनेंशियल में म्यू से रिप्रेजेंट किया और डेथ रेट को d से रिप्रेजेंट किया, और d वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगा। म्यू वैल्यू लॉग फेज में जो था, सेल ग्रोथ कर रहा था, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। तो समटाइम हम लोग dx को dt को dx भी लिखते हैं, ये ऑलवेज नेगेटिव होगा, नॉन है, तो इसको क्या बोलते हैं, डेथ रेट, विच इज ऑलवेज नेगेटिव। न्यूट्रिएंट बिल्कुल एग्जॉस्ट कर गया, पूरा का पूरा ख़त्म हो गया। सेल स्पेस जो हो गया, सेल स्पेस इज फुली यूटिलाइज। अब यहाँ पर कोई भी स्पेस नहीं बचा, मैक्सिमम ग्रोथ हो गया, तो अब इसलिए डेथ फेज, टॉक्सिक प्रोडक्ट मैक्सिमम यहाँ हो गया, इसलिए डेथ हो रही है। अब आ रहे हैं कि क्या इन तीनों फेज, चारों फेज को जो अलग अलग हमने लिखा, इसको कंबाइन करके एक कॉमन फॉर्मूला हम लोग दे सकते हैं, कॉमन फॉर्मूला या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो दे सकते हैं जो मोनार्ड ने दिया था, मोनार्ड ने, और इसलिए इसको बोलते हैं मोनार्ड बैक्टीरियल एक्सप्रेशन, ग्रोथ एक्सप्रेशन, जो बहुत कुछ मिलता जुलता है एंजाइम काइनेटिक्स का। यहाँ पर हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे म्यू इज इक्वल टू म्यू मैक्स इनटू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई Ks into S. This is called monad growth expression.
इट इज़ मोस्टली एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल है एक्सपोनेंशियल या फिर यहाँ लॉग फेज के लिए, जहाँ पर सेल कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है, ये इस फेज के लिए एप्लीकेबल है, एक्सपोनेंशियल फेज के लिए। अच्छा, अब आ रहे हैं यहाँ पर म्यू क्या है। म्यू है स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, ये है म्यू मैक्स, मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, इसका यूनिट 1/t होगा, सबका इसका भी 1/t होगा। सबस्ट्रेट जो है ये है अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, और Ks है मोनाड कांस्टेंट, ये बताता है इंटरनल कंडीशन ऑफ सेल या फिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ सेल, जो सेल अंदर का कंडीशन कैसा है। अब ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये यहाँ पर दो कंडीशन लेना है इस पर। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कंडीशन 1। कंडीशन 1 ये है कि व्हाट विल बी, हाउ दिस एक्सप्रेशन विल चेंज इफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इज फार ग्रेटर या वेरी हाई, जब सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन वेरी हाई हो, तब ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे चेंज करेगा। तो जब सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा तो Ks की वैल्यू सबस्ट्रेट के कंपैरिजन में बहुत कम है। जैसे मैंने यहाँ पर इसकी सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन ले ली, कितना, 10⁶, और K की वैल्यू ले ली, Ks की वैल्यू सिर्फ 10। तो जब 10⁶ प्लस 10 करेंगे तब भी ये अप्रॉक्सीमेटली 10⁶ ही रहेगा। ठीक है, तो अब ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ऊपर वाला देख लीजिए, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे चेंज करेगा। म्यू इज इक्वल टू म्यू मैक्स इंटू 10⁶, ये मान रहा हूँ कि सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन 6 है, और 10⁶ प्लस 10, तो ये नीचे वाला वैल्यू ऑलमोस्ट 10⁶ है, विच इज़ इक्वल टू 10⁶। ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल, यानी म्यू इज इक्वल टू म्यू मैक्स। इसका मतलब है कि स्पेसिफिक ग्रोथ रेट विल बी मैक्सिमम, इट इज इक्वल टू मैक्सिमम ग्रोथ रेट एट वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। होप सो ये समझ में आ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, यहाँ पर ये समझ में आ गया। अब आ रहे हैं कंडीशन सेकेंड। कंडीशन सेकेंड, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ग्राफ हमेशा इस तरीके से, ग्राफ इस कंडीशन में कैसा होगा, कॉन्स्टेंटली ऊपर की तरफ मूव करेगा, ऐसे हमेशा एक्सपोनेंशियल फेज में ही रहेगा। अब आ रहे हैं, सॉरी, हमेशा ये क्विकली मैक्सिमम को रीच करेगा, तो म्यू इज इक्वल टू म्यू मैक्स, ये ऐसा हुआ। अब आ रहे हैं कंडीशन सेकेंड। दूसरा कंडीशन क्या होगा, सेकेंड कंडीशन, when substrate concentration is very low, यहाँ 10⁻⁻⁶, मैक्सिमम था तो +6 था, अब -6 है, तब जो मोनाड एक्सप्रेशन है ये वाला, ये कैसे चेंज करेगा, इसको देखते हैं। तो यहाँ पर अब इसको म्यू को लिया, म्यू मैक्स, और अब यहाँ पर 10⁻⁻⁶, यहाँ पर 10 पहले से था और 10⁻⁻⁶, तो अब ये वैल्यू 10⁻+10 एंड 10⁻⁻⁶ को ऐड करेंगे तो नियर टू कितना होगा, 10, ये सिर्फ इतना ही रहेगा। और ऊपर वाले को हम हटा नहीं सकते क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पर ठीक है, इसको हटा देख सकते हैं क्योंकि प्लस हो रहा है। तो यहाँ पर म्यू इज इक्वल टू म्यू मैक्स इनटू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पे डायरेक्टली डिपेंड कर जाएगा, ये K वैल्यू रहेगा, लेकिन ये म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, तो यानी ये वाला हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जैसे जैसे सबस्ट्रेट इंक्रीज करेंगे, ग्रोथ ऐसा होता चला जाएगा। ठीक है, और जब बहुत ज़्यादा सबस्ट्रेट एक ही साथ एक सडनली डाल दिया, ग्राफ ऐसा भागेगा। तो ये हो गया U इज इक्वल टू म्यू मैक्स व्हेन सबस्ट्रेट इज वेरी हाई, और यहाँ पर म्यू इज इक्वल टू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड होगा व्हेन सबस्ट्रेट इज वेरी लो। होप सो ये समझा, ये दो कंडीशन समझना है। अब आ रहे हैं तीसरी चीज़ कि यहाँ पर स्टेशनरी फेज और एक्सपोनेंशियल फेज पर अप्लाई होता है ये, और एक्सपोनेंशियल फेज में एक फॉर्मूला हम लोगों ने पहले से देखा हुआ है, जहाँ पर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं dx/dt इज इक्वल टू म्यू इंटू एक्स
अब म्यू की वैल्यू यहाँ पर है, तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, ये वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, तब ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन कैसे चेंज करेगा ये भी जानना है। dx/dt इज इक्वल टू म्यू मैक्स इंटू सबस्ट्रेट डिवाइड बाई KS प्लस S इंटू एक्स। ये होप सो ये समझा, ओके ठीक है। तो यहाँ पर स्टेशनरी फेज को भी, अच्छा ये मोनाड एक्सप्रेशन को भी देख लिया। अब आ रहे हैं नेक्स्ट, एक सेल यील्ड टॉपिक है, सेल यील्ड, जिसको हम लोग कैपिटल Y से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका यूनिट होता है मास बाय मास। अब यहाँ पर ये बेसिकली कांस्टेंट है, तो ये रिलेशन किसका रिलेशन है, ये दो वेरिएबल के बीच का रिलेशन है। when dx/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ सेल मास, जब इसको प्रोपोर्शनल से करते हैं किसके साथ रिलेटेड है, सबस्ट्रेट के चेंज के साथ। तो ये क्या दिखा रहा है, सबस्ट्रेट चेंज यानी यूटिलाइजेशन, और ये क्या है, ये सेल ग्रोथ दिखा रहा है। ये रेट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ सबस्ट्रेट है, ये रेट ऑफ ग्रोथ है। तो दोनों रेट ऑफ ग्रोथ जैसे जैसे होगा, सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन उतना कम होगा। तो ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर सब रेट मैक्सिमम होगा, ग्रोथ रेट मैक्सिमम होगा, तो सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन मिनिमम होगा। ये ग्राफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। खाना अब बचा नहीं, तो खाना सब सेल के अंदर चला गया, और सेल के अंदर चला गया तो सेल का मास इंक्रीज कर गया, तो ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस जब कांस्टेंट को हटाएंगे, इसको इक्वल लगाएंगे, तो यहाँ पर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होगा, और वो कांस्टेंट 1/y होगा। इसी को बोलते हैं सेल यील्ड। तो बस ये फॉर्मूला याद रखना है, dx/dt is inversely related with ds/dt by factor y, which is nothing but cell yield। ओके ठीक है, बस इसी के साथ में बैच वाला कंप्लीट हो गया। अब हम लोग कुछ बात करेंगे कंटिन्यूअस कल्चर के बारे में। कंटिन्यूअस कल्चर का मतलब जैसे बता ही रहा है कि यहाँ पर सेल ग्रोथ इज कंटिन्यूअस। ऊपर वाले में बैच कल्चर में सेल ग्रोथ वाज नॉट कंटिन्यूअस, आफ्टर सर्टेन टाइम वहाँ पर क्या हो रहा था, डिक्लाइन हो रहा था। लेकिन मैं यहाँ पर चाहता हूँ इस कंडीशन में कि सेल की ग्रोथ जो हो वो कॉन्स्टेंटली होता रहे, ये आगे की तरफ कंटिन्यूस होता रहे। तो इसके लिए कंटिन्यूस ग्रोथ चाहिए, इसीलिए जो वहाँ पर सेल ग्रोथ या सेल स्टेशनरी फेज में कंटिन्यूस रह रहा है, मैं चाहता तो ये भी रह सकता है, ये एक्सपोनेंशियल फेज में भी कंटिन्यूस रख सकता हूँ या स्टेशनरी फेज में कंटिन्यूस रख सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे कंटिन्यूस कल्चर का ज़रूरत पड़ेगा। ये हम लोग इस जिसमें कंटिन्यूस कल्चर करते हैं उसमें का नाम होता है कीमोस्टेट या फिर बायोरिएक्टर। अब पहला या तो कीमोस्टेट क्या है या तो बायोरिएक्टर। तो यहाँ पर हम लोग सेल की ग्रोथ कंटिन्यूस कैसे मेंटेन कर सकते हैं, सेल की ग्रोथ कंटिन्यूस मेंटेन करने के लिए हम लोग को फर्मेंटर की यूज़ करना होगा, फर्मेंटर। और फर्मेंटर में हम लोग कंटिन्यूस इनपुट डालेंगे, कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ग्रोथ मीडियम, ग्रोथ मीडियम को डालते रहना होगा। और यहाँ पर जो यूज्ड मीडियम है, यूज्ड मीडियम उसको रिमूव करते रहना है। तो यहाँ नहीं कि ये वाला ओपन सिस्टम होगा, यानी कीमोस्टेट या कंटिन्यूस कल्चर ओपन सिस्टम होता है, वाइल बैच कल्चर जो ऊपर वाला देखा वो क्लोज सिस्टम, एक बार डाल दिया उसके बाद क्लोज हो गया। लेकिन यहाँ पर बार बार हम लोग इसमें कुछ सप्लाई करते रहेंगे। जैसे यहाँ पर ये एक फर्मेंटर है, इनलेट का होगा, ये जस्ट मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ। तो इससे हम लोग क्या डालेंगे अंदर की तरफ, या तो ऑक्सीजन डालें अगर ये एरोबिक कंडीशन में है, या फिर हम लोग इससे डाल सकते हैं सबस्ट्रेट। और यहाँ से क्या रिमूव करेंगे, हम लोग प्रोडक्ट रिमूव कर सकते हैं या फिर यूज्ड मीडियम। इसके अलावा हम लोग पीएच मीटर भी लगा रहेगा, यहाँ पर पीएच मीटर होगा, टेम्परेचर हम लोग मॉनिटर करेंगे, सारी चीज़ों को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पर, ताकि सेल किसी पार्टिकुलर कंडीशन में रहे। एक्सपोनेंशियल फेज में या तो हम लोग सेल को रखते हैं जनरली, या फिर स्टेशनरी फेज में रखते हैं। दो ही फेज में हम लोग यहाँ पर रखेंगे।
एक्सपोनेंशियल फेज में क्या होगा, सेल कंटिन्यू ग्रो करेगा, तो हम लोग को मीडिया बार बार फ्रेश मीडिया डालते रहना है। और यहाँ पर जनरली प्राइमरी मेटाबोलाइट बनते हैं, क्योंकि सेल नंबर पर डिपेंड करते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट। जितना ज़्यादा सेल होगा उतना ज़्यादा प्राइमरी मेटाबोलाइट बनेगा, जैसे इथेनॉल इस कंडीशन में बनेगा। लेकिन यहाँ स्टेशनरी ग्रोथ में सेल ग्रोथ क्या होता है, कांस्टेंट। तो इस कंडीशन में हम लोग जनरली सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनता है। तो आप किस तरह के प्रोडक्ट को चाहते हैं उसके कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग सेल को उस पार्टिकुलर फेज में रखेंगे। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होता है, जैसे यहाँ पर विटामिन का प्रोडक्शन करना है, एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन करना है, ठीक है, हार्मोन का प्रोडक्शन करना है। तो इस तरह की कंडीशन में हम लोग सेकेंडरी मेटाबोलाइट में प्रेफर करेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब आ रहे हैं कि यहाँ पर सेल जो नंबर इज फिक्स्ड, यहाँ पर सेल नंबर को अगर फिक्स्ड करें, सपोज मैं स्टेशनरी फेज में बात कर रहा हूँ। स्टेशनरी फेज में अगर मुझे सेल को रखना तो सेल नंबर फिक्स्ड हो करना है। मुझे चाहिए यहाँ पर सेकेंडरी मेटाबोलाइट का एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन, तो मुझे स्टेशनरी फेज चाहिए, तो सेल नंबर फिक्स करना है। तो सेल नंबर फिक्स करना है तो ये ग्रोथ इस तरीके से कंटिन्यूस चाहिए, तभी मैक्सिमम ग्रोथ हो। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, फ्रेश मीडियम डालना है। लेकिन जैसे ही फ्रेश मीडियम डालूंगा, यहाँ पर इसका सपोज फ्रेश मीडियम यहाँ ऐड किया तो ये डाइल्यूट होगा, फ्रेश मीडियम में वाटर होगा तो ये डाइल्यूट होगा। तो मुझे ऐसा रेगुलेट करना है कि ये ड्रॉप नहीं करे। तो यहाँ पर दो वेरिएबल्स आते हैं, पहला है डाइल्यूशन रेट, इसको मेंटेन करना है, और दूसरा यहाँ पर मुझे सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन ये देखना है। क्या वाटर सिर्फ डाल रहे हैं हम लोग, या पहले मैं सबस्ट्रेट डाल के सेल का नंबर इंक्रीज करूँ, सबस्ट्रेट भी डालूँ ताकि सेल का नंबर भी इंक्रीज करे, और साइमल्टेनियसली मैं यहाँ पर डाइल्यूशन कर दूँ ताकि ये फिर से ड्रॉप कर जाए। तो यहाँ पर दोनों को बैलेंस करना होगा ताकि सेल नंबर कांस्टेंट रहे। इन दोनों को बैलेंसिंग इज रिक्वायर्ड फॉर ऑब्टेनिंग कांस्टेंट सेल नंबर। होप सो ये समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर ये दोनों सेपरेटली हम लोग कर सकते हैं फर्मेंटर में, यही इसका सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है। वी कैन कंट्रोल बोथ वेरिएबल साइमल्टेनियसली एंड सेपरेटली, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको समझना है कि एक फॉर्मूला, ये एक्सपोनेंशियल फेज या फिर स्टेशनरी फेज पर क्या होगा, dx/dt इज इक्वल टू म्यू एक्स है। एक्सपोनेंशियल फेज में ये देखा बैच कल्चर में, लेकिन यहाँ डाइल्यूशन का भी आ गया कॉन्सेप्ट, तो डाइल्यूशन के लिए हम लोग यहाँ यूज़ करेंगे dx। ये एक फार्मूला है जो हम लोग फर्मेंटर पर लगाएंगे या बायो रिएक्टर के लिए लगा रहा हूँ, कंटिन्यूस कल्चर के लिए बता रहा हूँ। तो जब भी dx आ गया यानी फर्मेंटर या बायो रिएक्टर की बात हो रही है। यहाँ पर नया एक वेरिएबल आया, d क्या है, d इज़ नथिंग बट इट इज़ डाइल्यूशन रेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब देखिए यहाँ पर 3 कंडीशन हो सकता है, बाकी तो समझ में आ रहा है। ये क्या है, ये रेट ऑफ बायोमास चेंज है, म्यू क्या है, स्पेसिफिक ग्रोथ रेट है, ये सब डिस्कस कर दिया है, और ये x क्या है, इनिशियल सेल मास। अब यहाँ पर 3 कंडीशन समझना है। पहला कंडीशन ये है, फर्स्ट कंडीशन, जब म्यू की वैल्यू सिर्फ म्यू, फर्स्ट कंडीशन इज दैट स्पेसिफिक ग्रोथ रेट इज ग्रेटर देन t, तब क्या होगा। तो यहाँ पर ये समझना है कि व्हेन स्पेसिफिक ग्रोथ रेट इज ग्रेटर देन डाइल्यूशन रेट, तब क्या होता है। इस कंडीशन में डाइल्यूशन रेट से, तो डाइल्यूशन बेसिकली कैसे करेंगे, हम लोग न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर डाइल्यूशन ही कम हो गया, तो डाइल्यूशन कम हो गया तो सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट ये लेस हो गया। तो न्यूट्रिएंट का जब सप्लाई लेस होगा तो क्या ग्रोथ रेट स्लो हो जाएगा, आंसर है यस। यानी डाइल्यूशन रेट का मतलब क्या है कि न्यूट्रिएंट विथ वाटर वो हम लोग डाल रहे हैं, तो जब न्यूट्रिएंट ही कम हो गया तो डेफिनेटली यहाँ पर ग्रोथ रेट भी कम हो जाएगा। तो ये समझना है कि इस कंडीशन में क्या होगा, ग्रोथ रेट इज
स्लो डाउन, क्योंकि दोनों को इक्वल आना है। तो इसकी वैल्यू बहुत कम हो गई, तो ये वाला बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, अब ये धीरे धीरे नीचे आएगा ताकि दोनों इक्वल पर आए, इक्विलिब्रियम पे आना है। सिंपल है कॉन्सेप्ट, इक्विलिब्रियम पे आना है। ये वैल्यू कम कर दिया तो ये वैल्यू भी ऑटोमेटिकली कम आएगा। तो सेल ग्रोथ विल बी स्लो डाउन इन लॉन्ग टर्म। ये समझो, ये कंडीशन पूछता है एग्जाम में। अब दूसरा आ रहे हैं कि दूसरा ये है कि जब म्यू की वैल्यू लेस देन डी हो जाए, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई तो ये वैल्यू क्या होगा, ये वैल्यू डिक्रीज है तो इसको भी इंक्रीज होना होगा ताकि दोनों बैलेंस हो जाए। तो डाइल्यूशन रेट अगर इंक्रीज हुआ, डाइल्यूशन रेट इंक्रीज हुआ, डाइल्यूशन रेट कम कर रहे हैं हम, यानी वाटर कम डाल रहे हैं। तो वाटर कम डाल रहे हैं इसका मतलब क्या है, यहाँ इसका मतलब सिंपल है कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली ग्रोथ रेट, नंबर ऑफ सेल्स कॉन्सेंट्रेट करेंगे, ग्रोथ रेट विल बी मोर। डाइल्यूशन रेट इंक्रीज किया तो डाइल्यूशन रेट इंक्रीज करने की वजह से वॉश आउट हो जाएंगे, इसमें वाटर है। तो वॉश आउट होने से का मतलब क्या है कि सेल का नंबर बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर जाएगा। वॉश आउट, सेल नंबर डिक्रीजेस। तो इससे लॉन्ग टर्म के बचने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर स्पेसिफिक ग्रोथ रेट इंक्रीज हो जाएगी। सिंपल है, ये बढ़ा तो ये बढ़ा, अगर ये घटा, डाइल्यूशन रेट घटा तो म्यू भी लॉन्ग टर्म में स्लो डाउन होगा, घटेगा। ठीक है, ये दोनों फैक्टर है। अब थर्ड आ रहे हैं, थर्ड कंडीशन जहाँ पर दोनों का वैल्यू इक्वल हो जाएगा। थर्ड हम लोग आ रहे हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डी, यानी डाइल्यूशन रेट अगर इक्वल हो जाए स्पेसिफिक ग्रोथ रेट का तो ये बिल्कुल परफेक्ट स्टेज है। यही हम लोग को चाहिए, परफेक्ट स्टेज, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टेडी स्टेट। यानी डाइल्यूशन भी हम लोग उतना ही कर रहे हैं जितना कि स्पेसिफिक ग्रोथ रेट हो रहा है, यानी दोनों जब इक्वल हो जाएगा तो ग्रोथ जो स्टेशनरी फेज है वो ऐसा कंटिन्यूअस मूव करता चला जाएगा, म्यूजिकल टू टेबल, दैट इज आइडियल कंडीशन। और इसी पर मैक्सिमम सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोड्यूस करेंगे, मैक्सिमम सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोड्यूस्ड। तो ये चीज़ों को समझना जरूरी है। तो एग्जाम में ये पूछता है कि स्टेडी स्टेट कब होता है, जब म्यू की वैल्यू इक्वल हो जाए डाइल्यूशन रेट से। ठीक है, तो बस इसी के साथ में हम लोग फर्मेंटेशन को भी कंप्लीट, ये कंटिन्यूस कल्चर को भी कंप्लीट कर लिया और बैच कल्चर को भी कर लिया। इसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं मैंने कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड में कुछ कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।